Okay, sir, you can start the session. Okay, wait, sir. Hello, good evening, everyone. Myself, MS Kote. Today topic is what is the support and resistance for Nifty and Bank Nifty. Normally, what is support and resistance? दो लेवल होता है नॉर्मली मार्केट में. एक होता है सपोर्ट होता है, एक होता है रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस मतलब अपसाइड, सपोर्ट मतलब डाउन साइड. आज मार्केट में किसी ने तो देखा होगा कि बहुत सारे उटक पटक थे. मॉर्निंग ऊपर अप हो गए था, बाद में नीचे आ गए, फिर ऊपर गया, फिर बाद में एकदम 200 पॉइंट डाउन आ गया, वहां से फिर रिकवरी आ गया. दिस इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली अगर मैं बताना चाहता हूँ तो कि व्हाट इज सपोर्ट. सपोर्ट मतलब ये होता है कि हम लोग एक थर्ड फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर में, सिक्स फ्लोर में रहते हैं फ्लैट में. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं. हमारा जो ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वो अपने लिए सपोर्ट है. रेजिस्टेंस मतलब अपसाइड, वो जो आरसीसी होता है, छत होता है, वो अपने लिए रेजिस्टेंस है. अगर मान लीजिए ग्राउंड से नीचे हम लोग जाना चाहिए, तो मार्केट अगर ग्राउंड से नीचे अगर जाता है तो सपोर्ट ब्रेक होता है और डाउन ट्रेंड हम लोग जाते हैं. मान लीजिए ग्राउंड से अपने को ऊपर जाना है, तो छत के ऊपर जाना पड़ेगा, दैट इज रेजिस्टेंस. वो सब जगह है मार्केट में. सपोर्ट रेजिस्टेंस सब जगह होता है. ये स्पेशली होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में, ऑल काइंड ऑफ मार्केट, स्टॉक मार्केट में ये होता है. सपोर्ट एक लेवल आता है, वहां पर रेजिस्टेंस एक लेवल आता है, वहां पर अपसाइड होता है, वहां से डाउन साइड होता है. ये मार्केट का एक ट्रेंड होता है. ये ट्रेंड में अपने को काम करना रहता है. बेसिकली शेयर मार्केट में ट्रेंड में ही काम होता है. अगर मुझे आज पता है, पूछते हैं कि मार्केट क्यों गिरा, वो एक रीजनेबल क्वेश्चन है. मार्केट इसलिए गिरा है कि चाइना में, जापान में, अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ टेक्नोलॉजी शेयर्स में, टेक्नोलॉजी फर्म्स में. इसलिए मार्केट आज मॉर्निंग से अपने को नीचे डाउन साइड दिखने के लिए आ गए. एक रीजन मार्केट फाइंड आउट किया. जहां तक मेरा नॉलेज है, मैंने फाइंड आउट किया पूरा वर्ल्ड मार्केट में गिरावट है, इसलिए अपना मार्केट में भी गिरावट आ गए. कोई और पूछेंगे कि सर क्या होने वाला है आगे. ये हो सकता है कल हम लोग एक ग्रीन देखो, हो सकता है कल नहीं तो मंडे के दिन एक अपसाइड देख सकते हैं. डेफिनेटली हम लोग मंडे के दिन देखने का चांसेस, मुझे लगता है, मेरा स्टडी बताता है कि मंडे के दिन हम लोग वापस अपसाइड जाएंगे. मैं लास्ट वीक में बताया था कि जुलाई में मैं मार्केट अपसाइड देख रहा हूँ. कल ही एक्चुअली हमारा मार्केट 15,900 के ऊपर क्रॉस किया था. सेंसेक्स 53,000 लाइफ टाइम हाई क्लोज हुआ था कल के दिन. आज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट न्यूज मार्केट नीचे आया. दैट इज फॉरगेट अबाउट दैट मार्केट. ये हो गए सपोर्ट. सपोर्ट मतलब एक लेवल होता है डाउन साइड. रेजिस्टेंस मतलब अपसाइड होता है. 15,900 अभी हम लोग टच किया, वहां से 15,700 आया, अभी सपोर्ट में आया. अगर मान लीजिए 15,650 तक हम लोग होल्ड करते हैं, तो नो प्रॉब्लम, यहां से एक अपसाइड देख सकते हैं मार्केट में कल या मंडे के दिन. अगर मान लीजिए 15,650 हम लोग और भी नीचे जा सकते हैं, 650 के नीचे, और प्रॉब्लम है अपना मार्केट में, और सेलिंग ऑफ आ जाएगा मार्केट में. ये सपोर्ट. रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर 16,000 जाएगा क्या, 16,000 जाएगा क्या. लास्ट 1 मंथ से अपना मार्केट में चल रहा है 16,000. एक मेंटली फिगर है, अपने पास एक फिगर है, 16,000 जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. 16,000, 15,910 तक हम लोग गए, वहां से 80 पॉइंट्स हम लोग कम थे. कल हम लोग ने हाईएस्ट किया, वहां से आज डाउन ट्रेंड किया. 16,000 जाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. 16,000 भी जाएगा, 20,000 भी जाएगा, ये ईयर एंड तक जा सकता है अगर सारे गुड न्यूज आए तो. मार्केट में इकोनॉमी रिकवरी होता है, थर्ड वेव नहीं आता है, इकोनॉमी बूस्ट होता है, सब लोगों का काम धंधे में बहुत बूस्टिंग आ जाता है, तभी मार्केट भी चले जाते हैं. देर इज नो डाउट अबाउट दैट. ठीक है, वो रेजिस्टेंस है. अभी प्रेजेंटली 15,900 एक रेजिस्टेंस है, 15,700 एक सपोर्ट है. ये देख के चलिए. ठीक है. एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये बोलते, सर मार्केट तो ऊपर गया बट मैंने एंट्री नहीं किया, मार्केट तो नीचे आया मगर मैं एंट्री नहीं किया. सो यहाँ पर मार्केट में
मेरा हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से दो चीजें होता है। एक होता है एंट्री, एक होता है एग्जिट। एंट्री का मतलब होता है करेक्ट टाइम पे, करेक्ट प्राइस पे आपको एंट्री करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को बताया है कि सर एक काम कीजिए, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक 29 है, ले लीजिए, 32 हो जाएगा, वो 2 दिन में हो गए, फिर वापिस आ गए। ओके, नो प्रॉब्लम, दैट इज एंट्री एंड एग्जिट। 32 को जिसने बेचा है वो गुड, जिसने होल्ड किया है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया। सो एंट्री एंड एग्जिट बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यहां से आगे मुझे अगेन स्टील सेक्टर, सेल हो, इंडाल्को हो, या जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, नाल्को, सेल, ऐसा सेक्टर जो मार्केट को कवरिंग दे सकता है, बूस्टअप दे सकता है। ये एंट्री और एग्जिट क्या होता है? एंट्री एक लेवल होता है जो प्राइस कम रहता है, वहां पर आपको एंट्री करना है। जो प्राइस एग्जैक्टली ऊपर रहता है वहां पर आपको एग्जिट करना। ऐसा कभी होता नहीं है एंड टाइम पे मैंने 150 को एंट्री किया और 170 को बेच दिया, ऐसा नहीं होता। एंट्री एंड एग्जिट 1-2 रुपए के डिफरेंस में डिफरेंस होता ही होता है। मार्केट इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं देता एग्जैक्टली एमएस कोटे 120 को ले लो 180 को बेच दो, ऐसा नहीं होता। सो उसके बीच में अपने को रहना पड़ता है। सो एक एग्जांपल देता हूँ, एंट्री क्या होता है। ये हमारा मार्केट एक समुंदर है, कैपिटल है, टेम्पल है, जो भी आप समझना चाहते हैं समझ। यहाँ पर एंट्री क्या होता है? आपने महाभारत सुना होगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, महाभारत आपने सुना होगा, देखा होगा। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में एंट्री होता है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में एंट्री करता है, वो सारे राउंड्स घूमते घूमते सब लोगों के साथ फाइट करते हैं, एवरीथिंग करते हैं, बट ही डजेंट नो, उनको पता नहीं है एग्जिट कहां से करना है, इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक फेस करता है। एंट्री मुझे पता है, मुझे पता है सर, मैंने बताया एंट्री ये होता है, बट मुझे पता नहीं बाहर कैसा आना चाहिए। वो भी बहुत 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 जरूरी है हमारा मार्केट में। बाहर आना बहुत बहुत जरूरी है। एंट्री मिल गए इसका मतलब है खुश नहीं होना चाहिए, एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितने एंट्री आपने किया है। हाँ। सो ये एक एग्जांपल दिया मैंने महाभारत का। एंट्री करना, फाइटिंग के लिए एंट्री करना बहुत इमीडिएटली, स्मार्टली, फास्टली कैसे क्या बाहर आना चाहिए, वो भी क्वेश्चन मार्क है अपना पास। सो एंट्री और एग्जिट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं, सर ऑप्शंस बताइए। ऑप्शंस एक बहुत बड़ा मार्केट है, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का व्यू चाहिए मुझे, ठीक है। आज ही मुझे 3 कॉल आया है, सर ऑप्शंस बताइए, ये बताइए। मार्केट में होता है मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये तीनों स्टॉक होता है। आज मैंने किसी को एसएमएस किया था, ऐसे मेरे भंगार स्टॉक, भंगार कैप, मतलब कुछ नहीं, एक मजाक था वो। मार्केट में आया तो मेरा व्हाट्सएप में, वही मैंने फॉरवर्ड किया, मैंने नहीं बनाया। भंगार स्टॉक मतलब 2 रुपए वाला, 3 रुपए वाला, 4 रुपए वाला, उसको हम लोग भंगार कैपिटल बोलते हैं। वो कभी न्यूज अच्छा आया तो बढ़ जाता है, न्यूज अच्छा नहीं आया तो आपका कैपिटल माइनस हो जाता है। That is the difference between बंगार कैप एंड लार्ज कैप। ऑलवेज बी इन मिड कैप एंड लार्ज कैप। अभी भी मैं बता रहा हूँ, मार्केट कुछ भी होने दो मार्केट को, ओनली लार्ज कैप विल सेव यू। कभी भी रिकवरी अगर आता है, फर्स्ट रिकवरी आता है लार्ज कैप में, सेकंड रिकवरी आता है मिड कैप में, स्मॉल कैप में टाइम लगेगा। मार्केट विल सेव यू, लार्ज कैप एंड लार्ज कैप, ठीक है। सो ये हो गए एंट्री और एग्जिट। अभी हम लोग बात करते हैं हेजिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हेजिंग क्या होता है। ये मार्केट बहुत स्मार्ट है, यहाँ पर स्मार्ट लोग बहुत स्मार्टली काम करते हैं। मार्केट किसी को पता नहीं कि मार्केट गिर रहे तो भी हम लोग का कमा सकते हैं। यस, कमा सकते हैं। मार्केट गिर रहे तो भी हम लोग कमा सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रहे तो भी कमा सकते हैं, ऐसे ही लोग मार्केट में है। ये हेजिंग मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टाटा मोटर करके एक कंपनी है, वो 400 रुपए गया था, उनका एक बैड न्यूज आया कि सेमीकंडक्टर चिप्स अनअवेलेबल है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए उसका शेयर 400 से 300 रुपए आ गया, ठीक है, एग्जांपल ये। सो ऐसे
इसको क्या करना चाहिए? अगर मैंने अगर 400 में 100 क्वांटिटी ली है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं स्मार्ट हूं तो अगर टाटा मोटर्स 400 रुपीज से 300 रुपीज तक आ रहा है, अगर मेरे पास ऑलरेडी डिलीवरी में है, तो मैं अगर स्मार्ट मैनेजर हूं तो 400 के ऊपर एक शॉर्ट करके होता है हमारे पास, वो 400 को टाटा मोटर को शॉर्ट करके नीचे कवर कर सकते, तो मेरे जितना डिलीवरी में डिफरेंस है वो डिफरेंस वहां पर कवर होता है। ये इतना आसानी नहीं कि सबको करना चाहिए। हाँ, पता है, जिसको पता है वो करता है, जिसको पता नहीं है वो नहीं करता है, नॉर्मली वेट करता है। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ हेजिंग के ऊपर। अभी हम लोगों को सेंटिमेंट है गोल्ड पहने का, ठीक है। गोल्ड हम 45 हो तो भी पहनते हैं, 50 भी हुआ तो पहनते हैं, 52 हुआ तो पहनते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग इज गोल्ड। अभी गोल्ड ज्वेलर्स, बड़े बड़े गोल्ड ज्वेलर्स क्या करते हैं मेरे नॉलेज से? मान लीजिए गोल्ड आया अभी 45,000 रुपीज में, ठीक है। अगर मैं एक पर्सन के पास गए, 1 किलो गोल्ड ले लिया 45,000 रुपीज में, ठीक है। मान लीजिए गोल्ड 45 से 50,000 गया 15 दिन में, तो गोल्ड ज्वेलर बहुत खुश हो जाएगा, यार मैंने तो 45 में लिया, 50 में बेच रहा हूँ, ठीक है। ऐसा वो खुश हो, उनका बिजनेस है, बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम, हैप्पी। अगर गलती से 45 से 43 आ गया, सो गोल्ड ज्वेलर क्या करेगा? ही इज इन टू लॉस। सो उसके पास एक ऑप्शन होता है, बड़े बड़े गोल्ड ज्वेलर्स जैसा रांग का है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास एक मार्केट में एक अकाउंट होता है, उनका नाम होता है कमोडिटी अकाउंट। अपने जैसे डीमैट अकाउंट होता है, उसमें कमोडिटी अकाउंट होता है, डिफरेंस इतना ही। कमोडिटी में हम लोग गोल्ड सिल्वर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। हमारा मार्केट में एक ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आपने 45 में लिया, गोल्ड चल रहा है 43, सो मुझे 200 रुपए पर ग्राम लॉस हो रहा है, व्हाट टू डू? सो स्मार्ट मैनेजर क्या करेगा, स्मार्ट ओनर क्या करेगा, वहां पर गोल्ड अकाउंट में कुछ क्वांटिटी सेल करेगा। सेल करके जैसा नीचे आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, उनको वो डिफरेंसेस यहाँ पर 43 से 45 को जो लिया था 43 में आया, तो 45 को वहां पर सेल करेगा, 42 को कवर करेगा, जो भी डिफरेंस यहाँ पर 3 रुपए का मिलेगा, 300 रुपए का जो भी मिलेगा, वहां पर 300 रुपीज वो रिकवरी करेगा। सेल करने के लिए शेयर्स का जरूरत नहीं होता। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, बस उसको आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट में कहां पर सेलिंग आने वाला है, कहां पर बाइंग आने वाला है। बाइंग करने के लिए शेयर्स चाहिए, मगर सेलिंग करने के लिए शेयर्स का जरूरत नहीं पड़ता। अगर आपको पता है आज अगर मार्केट गिरा है, आज अगर आपको पता है, सर कोटी सर आपको पता नहीं था मार्केट 200 पॉइंट गिरने वाला है, आप क्या बात कर रहे हैं? सर अगर आपको पता रहता था मॉर्निंग में ओपनिंग में आप सेल करके बैठे हुए हैं, अगर आज, सो लखपति बन सकता था। शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर मार्केट अपॉर्चुनिटीज देते हैं, दोनों को देते हैं, बायर्स को भी देते हैं, सेलर्स को भी देते हैं। सो यहाँ पर स्मार्ट मैनेजर, स्मार्ट ओनर क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है, वो 1 लाख का 90,000 पे आया, मैं परेशान हो गया, और एक 20,000 रुपए मैं ट्रेडिंग के लिए डाल दूंगा। 1 लाख की जगह पे मैं सेल करूंगा, नीचे 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 जैसा आएगा वो नीचे का मेरा हेजिंग कवर हो जाएगा। हेजिंग मतलब इंश्योरेंस। अगर मुझे कुछ हो गया, अगर फॉर एग्जांपल अभी मेरा फ्लैट है 40 lakhs का, मैंने लोन लिया 40 lakhs का, अगर गलती से कुछ होता है मेरे लिए, मेरा ऊपर अभी लोन का ईएमआई है 40,000 पर मंथ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा फैमिली है, मेरा बेटा है, मेरा वाइफ है, ठीक है। सो इसमें अगर मुझे कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, सो 40,000 का लोन कहां से वो लोग पे करेंगे? ठीक है, इसके लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। सो वैसा ही हेजिंग मतलब एक इंश्योरेंस टाइप है। अगर आपने एक कॉल लिया या पुट लिया, आगे आगे मैं समझाता हूँ। कॉल मतलब ऊपर जाते वक्त 15,800 अभी निफ्टी 15,900 जाने वाला है करके मुझे पता है, मैंने वहां पर 15,800 में निफ्टी फ्यूचर बाई कर दिया, 15,000 के नीचे आ गया। सो मैं उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस टाइप एक हेजिंग करता हूँ। ऊपर गए तो ठीक है भाई, नीचे आए तो ये तो रिकवर करेगा। इसको हम लोग हेजिंग बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस बहुत 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 ऑप्शंस है मार्केट में। स्मार्ट मनी है, इसको स्मार्ट मनी बोलते हैं। बहुत सारे लोग कमाते भी,
गलाते भी। जिसको नॉलेज कम है शायद वो ये सब नहीं करते, जिसको नॉलेज है वो सब यही करते हैं। ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो इंडिकेटर देता है, वो कभी कभी उनका वर्कआउट भी होता है। तो हेजिंग ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, जो जहां से हम लोग बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस टाइप अपन होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे आ गए तो यहाँ रिकवर आ जाएगा, यहाँ ऊपर गए तो यहाँ नीचे। सेफ मनी, मेरा कैपिटल अगर मेरा कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 80,000 हो गए, मुझे मेरा कैपिटल सेव करना है तो लोग हेजिंग करते हैं। ये म्यूचुअल फंड में ज्यादा होता है, वो स्मार्ट रहते हैं, वो लोग स्मार्ट रहते हैं, बहुत स्मार्ट रहते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड ऑलवेज दी बेस्ट रहता है। सो वो लोग स्मार्ट रहते हैं कि ये ऐसा 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 करो, वो स्मार्ट रहते हैं, इसलिए वो लोग हेजिंग ज्यादा करते हैं। इंडिविजुअल से ज्यादा हेजिंग ज्यादा म्यूचुअल फंड में करता है। इंडिविजुअल ट्रेडर मेरा जैसे जो डे ट्रेडर है, बड़े बड़े लोग हैं, उनको वो लोग भी करते हैं, जिसको रिस्क कम लेना है ये हेजिंग ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है। सो ये हमारा मार्केट में एंट्री, एग्जिट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये बहुत ही टेक्निकल इंडिकेटर पे बहुत ही जरूरत है। हाँ, इसके अलावा मार्केट आपका वर्ल्ड में चलता नहीं। सब लोग टेक्निकल्स देखते हैं, सब लोग सपोर्ट देखते हैं, सब लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। ओनली न्यूज बेस जब आएगा, ओनली न्यूज बेस जब आता है, तभी मार्केट ऐसा गिरता है, तभी टेक्निकल वर्क नहीं होता। कितना भी सपोर्ट में लगा दो, अगर ऊपर से बारिश जोर से आ रहा है, पानी नहीं घर में आ रहा है, तो एक दो पत्थर मैंने लगा दिए तो कुछ नहीं होने वाला है। सो वैसा इंडिकेटर हो जाता है टेक्निकल में, कितना भी सपोर्ट लगा दो वो डाउन ट्रेंड दिखता ही दिखता है, बिकॉज ऑफ न्यूज बेस। न्यूज बेस इसलिए मैं ऑलवेज ये कहता हूं कि मेरा मार्केट में सिर्फ इंडिया का नहीं है, अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में चल रहा है क्या चल रहा है, ब्रिटेन में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, हम लोग एशिया में क्या चल रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। ये कोई बताता नहीं है, बहुत सारे टेक्निकल पर्सन बोलते हैं नहीं मैंने ये बताया, मैंने ये कोई बताता नहीं है। आज ये आपको पता चला, अगर दूसरों का घर में आग लग गया, मेरा फ्लैट उधर बाजू में ही है, अगर बाजू वाला घर में आग लग गया, हवा तो आ जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो हो जाएगा, मेरा घर में भी लगने का चांसेस 99% रहता है। सो दूसरों का घर मतलब यहाँ पर क्या है, अमेरिका, जापान, एशिया, शंघाई, चीना, हांगकांग, ये सब एशियन कंट्रीज में अगर आग लग गया, वहां पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रॉब्लम हुआ है, सी जिनपिंग कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट किया है 3 दिन से, इसलिए वहां पर आज आग लग गया, हमारे मार्केट में आग लग गया। सो वहां पर अगर आज रात में रिकवरी होता है, मान लीजिए आज रात में अमेरिका में रिकवरी होता है, क्वेश्चन मत किए, मुझे पता नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ। ठीक है, बट एक एक्सपेक्टेशन मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया, सर सर सर, बाय 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 ऑन डिप्स, ये मार्केट 2 दिन के लिए है, रनिंग करेक्शन है, ये मेरा नॉलेज बता रहा है, 2 दिन के लिए रनिंग करेक्शन है, यहाँ से आप बाई कीजिए। टुमारो फ्राइडे, नहीं तो सैटरडे संडे हॉलीडे है, मंडे के दिन मुझे यहाँ पर रिकवरी दिखता है, मंडे के दिन। कल चांसेस आई डोंट नो, मैं गॉड नहीं हूँ, बट अमेरिका में आज रात में अगर रिकवरी होता है तो ऑब्वियसली हमारे इंडियन मार्केट में रिकवरी होने का चांसेस 99% है, 1% मुझे पता नहीं है। सो मेरा कहना यह है कि मेरा व्यू सारे जगह, सारे वर्ल्ड में न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है, एंड क्वालिटी स्टॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिफेंसिव स्टॉक, क्वालिटी मतलब डिफेंसिव, डिफेंस मतलब कुछ भी आए तो वो हिलता नहीं है, उधर ही रुकता है, ऐसा स्टॉक ले लीजिए जहां पर लोगों को जरूरत है। हाँ, अभी बहुत जरूरत है। अभी मैं बहुत बार से बता रहा हूँ, अनलॉक ओपन हो गया, मार्केट ओपन हो गया, अभी बूम हो जाएगा, रियल एस्टेट सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, जो भी सेक्टर्स है, ये बूम होने वाला है। टूरिज्म एंड प्लेसेस, ये दीपावली तक होने वाला है, मे बी नवंबर दिसंबर तक। अगर वापस लॉकडाउन अगर इन फ्यूचर होता है तो ऑब्वियसली ये सेक्टर कम हो जाएगा, बट तब तक तो ओपन है, सब लोगों को रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आ गए तो ये ऊपर जाएगा। आज मैं बताता हूँ, आज टीसीएस करके एक बहुत बड़ा कंपनी है, इंडिया का दिग्गज है, वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 में आता है टीसीएस, उनका रिजल्ट आने वाला है।
ऑब्वियसली रिजल्ट्स अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको डॉलर में पैसा मिलता है। अगर उन्होंने आज अच्छा रिजल्ट दिखाया तो कल शायद हो सकता है हम लोग ग्रीन में रहे। इसलिए चांद लाइट ग्रीन पहन के बैठा हूं मैं भी। हाँ, बिकॉज लाइट मतलब चांसेस, बाकी कुछ नहीं है, ये पर्पज है मेरा ग्रीन, लाइट ग्रीन पहन के बैठने का। तो एक ये है कि एक व्यू रख सकते हैं, बट आप 100% ऑलवेज परफेक्ट नहीं हो सकते इस मार्केट में। 100% कोई भी नहीं होता, 75-80% भी आ गए तो बहुत गॉड ग्रेस है आपके पास। सो ये मार्केट में बनते रहे, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं मार्केट में। और एक मेरा रिक्वेस्ट है, ये बहुत सारा आईपीओ आ रहे हैं अच्छा अच्छा। जोमेटो करके एक आईपीओ आ रहा है, जोमेटो, हम लोग खाना खाते हैं। एलआईसी का आईपीओ है, देश का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी आईपीओ ला रहा है। ठीक है, ये सब बड़े बड़े आईपीओ जब मार्केट में आता है तो हमारा मार्केट खुला होता है, क्योंकि पैसा निकलता है ना वहां पर पैसा भरने के लिए। अगर मेरा अकाउंट में लाख रुपए है तो जोमेटो का आईपीओ या एलआईसी का आईपीओ है तो वो लाख रुपए वो अकाउंट में रख के क्या करना है, ये माइंडसेट हो जाता है पीपल का, इंडियन पीपल का। या सो सब लोग उसके पीछे लग जाता है। सो उसके लिए आपको बी इन कैश, कैश में रेडी रहना है। मे बी दिस मंथ एंड या अगले मंथ बड़े बड़े कंपनी का आईपीओ आने वाला है। जोमेटो जो इतना फास्टली ग्रो हो रहा है, विद इन 6 मंथ, 1 ईयर में इंडिया में। ठीक है, लॉकडाउन में उनका सेल्स का रेट देखे तो हाईएस्ट है। जोमेटो वट एवर इज में पिज्जा, जो भी है हाईएस्ट है। लोग ऑनलाइन आजकल बाइंग करके खाना खाते हैं, क्योंकि एवरीथिंग अभी पॉजिटिव यहाँ पर ही यही सेक्टर है। अगर ऐसे आईपीओ में अगर आना है तो अपने पास पैसा होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। एक सेविंग अकाउंट तो आपके पास हो गए, एक डीमैट अकाउंट होना बहुत बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट ले लीजिए। अप्लाई करने के लिए विदाउट डीमैट अकाउंट आपको अप्लाई करना नहीं आता है यहाँ पर। ठीक है। सो यहाँ पर मेरा कहना है कि ये यूज जो, सॉरी, ये डिप जो है, मार्केट का जो डिप है, ये बाई करने के लिए यूज कीजिए। मार्केट का डिप है जो बाई करने के लिए यूज कीजिए। नेक्स्ट वीक में ये हो सकता है कि अपना शेयर एक 10 रुपए में बढ़ जाए, 15 रुपए में बढ़ जाए, या 12 रुपए में बढ़ जाए। हम लोग देख सकते हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। मैं जुलाई में बहुत ही एक्टिव हूँ एंड अपसाइड हूँ। मुझे पता नहीं अगस्त में क्या होने वाला, बट जुलाई में कुछ मेरा बैकग्राउंड ये बता रहा है कि कुछ अच्छा कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है, वो मार्केट को ग्रो करके लेके जाएगा। दैट इज द थिंग। सो यहाँ पर अगेन मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है। मैं डीमैट अकाउंट हेल्प करूंगा, आईपीओ के लिए हेल्प करूंगा, स्टॉक्स हेल्प करूंगा, और इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी, आइए मेरे साथ। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंट्राडे में आइए। बहुत सारा सपोर्टिव, रेजिस्टेंस सब मिल रहा है यहाँ पर, अच्छा मिल रहा है। मिलके सब लोग एंजॉय करते हैं एंड पैसा कमाते हैं। अपना मोटिवेशन यही है, मोटिव यही है कि पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। सो ये बता के अगेन मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9823199515, एंड बी विथ मी। हम लोग, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको कैसा हेल्प हो जाए। सी है सर, वो है। Thank you, Kote sir. Very nice session, and you are enlightened our knowledge to earn the passive money. For new joiner, our session is every Thursday from 5:30 to 6:30. 5:30 to 6, Kote sir guiding us about the share market knowledge, and 6 to 6:30, our book Know Your Balance Sheet, and English reading by Anjali madam, and after that I'm explaining in Hindi. So we'll start now. Know your balance sheet reading in English as well as Hindi. If you have any queries, last 5 minutes relating to any share market and any relating to balance sheet, raise your hand and you can ask the question. Now we will start our reading book, Know Your Balance Sheet. Yes, thank you, HR sir. Good evening, all. This is Anjali Deshpande, founder of Right Plus, and I am also the editor of this book, Know Your Balance Sheet. So, by the time the book opens, I'll quickly recall that last time we
learnt about trading, manufacturing account, P&L account, and sales account, and also about indirect income. So this time we will be learning about purchase account. Thank you, Anjali madam. Now you can start the purchase. Right. Yes, right. So purchase account. Purchase is the blood of any business. Take extra care in dealing with all the business related purchases. A major chunk of investment goes in the purchases. Any unnecessary purchase will result in blockage of funds and may hamper production. We always advise that owner of the business must control the purchase themselves, because this is the area where most revenue leakages of the company happen. While purchasing the material, look out for a good bargain price along with quality. Purchase of material based on just-in-time principle keeps the cash flow in good health. Follow the basic inventory bifurcation like ABC analysis, fast-moving, slow-moving, and non-moving material. This is ABC analysis. Plan material purchase properly to save unnecessary investment in stock. If you keep looking for better alternatives and compare prices, you can save a substantial amount of money. So how to streamline your purchases? Let's have a look at some points. Check the purchases on daily, weekly, and monthly basis. Accountants must check whether all purchase invoices are booked. Compare purchases on month-to-month basis and compare with sales ratio. Ensure that all debit notes are properly issued and credit notes received are recorded in the books. Ensure that the suppliers and vendors have collected the tax correctly. Columnar check helps in this. The purchase URD separately in the books of accounts to report under the GST Act. Bifurcate the purchases properly as follows. Purchase at 18% or purchase at 28% or purchase IGST at 18%, etc. Input CGST, input SGST, input IGST, input UTGST. So this is how you can bifurcate. Next is collect the e-way bill with the purchases of goods and materials. Following are the conditions for claiming input tax credit under GST Act. Material must be received, invoice must be received, payment must be made within 180 days, e-way bill must be received. And next is book the purchase labor charges separately. Check if the TDS is properly deducted or not. Sometimes TDS deducted on inclusive of GST instead of on net value. Next we'll see labor charges. Labor charges are just for job work. Job work refers to processing to be done on components or parts that a manufacturing company produces. Job work is largely labor oriented. Many companies outsource the job work to some other company. For example, machining, etc. Remember to deduct the TDS on labor charges paid. We have observed that one VMC machine can give work worth of at least 3 lakh rupees per month. This is enough to meet the break-even point and cover machinery loan installment. In case of labor charges, turnover of 1 crore rupees is equal to 4 crore rupees material turnover. It is better to do project work with material wherein you get margins over material also. To those with labor charges business, we suggest that if they want to grow, they should start taking up project work after 1 year of starting the business. 1 year is enough to gain experience. For better profit margins and business growth, it is better to start taking up bigger manufacturing projects. Business owner needs analytical and management skills
to increase and grow the business. This also requires more working capital to purchase at competitive prices. Ultimately, profits are the main motive of business. Next is wages. Wages are paid to casual labor, that is, those who are working on day-to-day basis. Ensure that wages are paid according to Minimum Wages Act. Also check whether ESI, PF, PT are properly collected from such wages. It is advisable to pay all wages by check if it is more than 10,000 rupees per month. Wages payment by check is always advisable. However, if a company is paying cash, then if the payment is more than 5,000 rupees, affix a revenue stamp on the cash voucher and take the worker's signature on it. In the books of accounts, make the provision of wages every month according to the data taken from HR department, instead of directly debiting to the wages account. Also check muster or card of the employee to cross-check. HR department should check whether all roles and responsibilities of all employees are allotted at the time of appointment. ESIC, PF, TDS, and PT are to be properly deducted and payment to be made within the due date. Okay, madam. We'll Next stop is here. depreciation. We'll Should stop we here. stop here, sir? Yeah, we'll stop Okay, okay, sure. Good evening and welcome all. परचेज अकाउंट्स. परचेज अकाउंट्स जो है वो आपका ब्लड ऑफ द बिजनेस. जैसे मनुष्य के लिए जैसे ब्लड का जरूरी है, ऐसे परचेज का आपका बिजनेस का ब्लड है. ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंसेस होता है वो ज़्यादा आपका परचेज में होता है. 80 to 85% ऑफ यूर इन्वेस्टमेंट इन परचेज ओनली. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा केयर लेना बहुत जरूरी है. जो मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका ज़्यादा वो परचेज में होने वाला है. ज़्यादा से ज़्यादा जैसे परचेज में आपका इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हुआ, सपोज आपने लोन लिया, कैश क्रेडिट लिया और आपने परचेज में 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया. इसमें आपका 2 टाइप का लॉस होता है. एक तो आप उधर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और आपका ज़्यादा मटेरियल उसमें इन्वेस्टमेंट होके उधर कुछ खराब होने का चांसेस रहते हैं. उसके लिए आपको जो परचेज है, परचेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है. जो ओनर है, ओनर लोगों को, चाहे छोटा मोटे कंपनी जो जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से 10 करोड़ से, ज़्यादा से ज़्यादा ओनर इन्वॉल्व होने से आपको ज़्यादा फायदा होगा परचेज करते टाइम. बड़े कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है. बड़े कंपनी में आपको परचेज डिपार्टमेंट सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है. बट आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम परचेज के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है. सपोज उधर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम परचेज में बराबर नहीं है, आपका लीकेजेस का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. उसमें परचेज में लीकेज करने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं. आपका मटेरियल में जब पेमेंट करते टाइम में ये बहुत सारे उधर लूप होल होने का चांसेस है. उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. जब आप मटेरियल परचेज करेंगे, इसमें आपको बार्गेनिंग करना है. बार्गेनिंग मीन्स आपको जो भी कॉम्पिटिटर है वो कैसे कम रेट में आपका मटेरियल परचेज हो रहे उधर. आप एक रिसर्च भी करना है. आपको कुछ कॉम्पिटिटर का डाटा नहीं लेना है, बट आपको रिसर्च करना है. जैसे एक मटेरियल आपको लेना है तो आपको 4 लोगों से कोटेशंस लेना है. उसके साथ में आपको कंपैरिजन करना है. जो लोग आपको अच्छा क्वालिटी एज वेल एज रेट दे रहे, उससे आपको मटेरियल परचेज करना बहुत ज़रूरी है. मटेरियल जो होता है आप इसको जस्ट इन टाइम में भी परचेज कर सकते हैं. जस्ट इन टाइम क्या होता है? जस्ट इन टाइम मीन्स एज एंड व्हेन यू रिक्वायर द मटेरियल यू कैन ऑर्डर एंड परचेज. आपको जैसे मटेरियल लगता है आपको ऐसे सप्लायर को ढूंढ के रखना है. आपको सपोज प्रोडक्शन
8 दिन आप मटेरियल स्टोर करके रखा, 8 दिन के बाद आपको सपोज मटेरियल लगता है, तो ऐसे एक सप्लायर को आपको ढूंढना है वो इन टाइम में आपको मटेरियल डिलीवरी कर सकता है। इससे क्या फायदा होगा, आपका जो मनी है, आपने सपोज लोन लिया तो उतना इंटरेस्ट आपका सेव हो जाएगा। सपोज आप खुद का भी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मनी ब्लॉकेज है वो कम हो जाएगा। जो इन्वेंट्री है इसमें क्या होगा, सपोज आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो आपका पैसे ब्लॉक होता है, और आपने कम इन्वेस्टमेंट किया तो आपका प्रोडक्शन को डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। इसके लिए इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री में आपको एबीसी एनालिसिस करना है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग मटेरियल भी आपको बाइफरकेशन करना है। फास्ट मूविंग मीन्स जैसे मटेरियल आपका रेगुलरली कंज्यूमशन लगता है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्लो मूविंग मीन्स ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है मटेरियल, और नॉन मूविंग मटेरियल, नॉन मूविंग मीन्स मटेरियल मूवमेंट होता ही नहीं है, तो आप उसके लिए भी क्या एक्शन लेना चाहिए, इसे बाइफरकेशन करके आप एक्शन उसको ले सकते हैं। आपका जब परचेज में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटिव परचेज आपको ढूंढ के निकलना है, जो मटेरियल आपको इन टाइम में डिलीवरी करेंगे, कम रेट में आपको कॉम्पिटिटिव रेट में देंगे और अच्छा क्वालिटी भी देंगे। आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। परचेज के लिए आपको क्या देखना है, आपका जो परचेज है आपको डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे चेक करना है। अकाउंटेंट का काम है कि जो भी इनवॉइस आएगा आपका परचेज का वो प्रॉपर आप एंट्री करना बहुत जरूरी है। अभी जीएसटी में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अभी जो 2A और 2B में भी आपका परचेज दिखता है, उसमें सपोज आपका सप्लायर जीएसटी और 1 भरा तो आपका 2A में दिखता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। अभी जीएसटी आने के बाद आपका दूसरा एक बुक तैयार होता है, जैसे आपका परचेज रजिस्टर टैली में तैयार होता है, ऐसे आपका 2A और 2B बोल के दो लेजर आपको जीएसटी पोर्टल में मिलता है। आपको वो भी चेक करना है, उसके साथ में कंपैरिजन करना है आपका बुक्स और 2A 2B से आप चेक करके आपका परचेज प्रॉपर एंट्री करके लेना जरूरी है। परचेज आपको मंथ टू मंथ भी आपको कंपेयर करना है, और उसके साथ में आपको रेशियो भी चेक करना है। मीन्स आपका सपोज लास्ट टाइम में 1 करोड़ सेल हुआ, आपका परचेज हुआ 50 लाख रुपीज़, नेक्स्ट टाइम में आपका 2 करोड़ सेल हुआ, उसी रेशियो में आपका परचेज होना चाहिए। ये रेशियो आपको ये हेल्प करेगा, आपका जो भी मटेरियल परचेज रहता है वो कंट्रोलिंग रखने में। एक वन ऑफ द रेशियो विच हेल्प यू टू परचेज द मटेरियल। जिससे आपका मटेरियल अपने रिटर्न देता है तो उनकी डेबिट नोट रेज करना बहुत जरूरी है, उसके साथ में आपको क्रेडिट नोट भी वापस लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे अभी जीएसटी आने के बाद 2-3 साल हो गए, अभी बहुत सारे लोग HSN कोड, रेट ऑफ द जीएसटी, SCST कोड, इसमें बहुत सारे अभी भी कंफ्यूज है लोगों को। आपका जो मटेरियल आप परचेज करेंगे तो आपका सप्लायर जो 18% का जो जीएसटी का मटेरियल है उसको उन्होंने 28% भी लगा सकता है। आपको उसके लिए ध्यान से देखना है आपका मटेरियल 18% में है क्या 28% में है। ये आपको कंपलसरी HSN कोड चेक किया तो आपको उतना टैक्स, आपको अननेसेसरी पैसे ब्लॉक करने का आपका उतना पैसे बच जाएगा। सपोज आपने कुछ मटेरियल अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया, अनरजिस्टर्ड डीलर मीन्स उनका टर्नओवर बिलो 40 लाख है, उसके लिए उन्होंने जीएसटी नंबर लिया, बट आपको उनसे कुछ मटेरियल आपने परचेज किया, उसका भी आपको अलग अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। एज ए अकाउंटेंट आपको सेपरेट उसका यूआरडी परचेज बोल के एक लेजर क्रिएट करके उसमें एंट्री करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका भी अपने को 3B में रिपोर्टिंग करना रहता है। उसके साथ में जैसे हम लोग सेल्स में बाइफरकेशन करता था, अभी लास्ट सेशन में हम लोग देखा सेल्स को हम लोग कैसे बाइफरकेशन करते हैं, ऐसे सेम वे आपको परचेज का भी बाइफरकेशन करना जरूरी है। परचेज 18%, परचेज 28%, परचेज IGST, परचेज 12% T1 रहा तो 12% को आपको बाइफरकेशन करना, उसमें इनपुट CGST, इनपुट SGST, IGST रेट वाइज आपको बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी है। ईवे बिल जो है वो आपको कंपलसरी कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपने मटेरियल तो परचेज किया, बट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के लिए ये जो 4 कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा 4 कंडीशन है हम लोग एक एक देखेंगे। आपको मटेरियल मस्ट बी रिसीव, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपका मटेरियल आपको आना बहुत जरूरी है।
दूसरा, इनवॉइस मस्ट बी इशू, मीन्स इनवॉइस भी आना, बिल आना भी जरूरी है। और आपको जो पेमेंट है, सप्लायर का जो पेमेंट है, आपको विद इन 180 डेज में वो पेमेंट होना कंपलसरी है। सपोज आपने 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स होता है। आपको ध्यान में देना रखना है ये भी, आपका जो पेमेंट है सप्लायर का वो 180 डेज में उनका पेमेंट होना चाहिए। उसके साथ में ईवे बिल मस्ट बी रिसीव्ड। आपका जो ईवे बिल है, सपोज आपने मटेरियल परचेज मोर देन 1 लाख से, ईवे बिल आना बहुत जरूरी है। ईवे बिल नहीं आया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। परचेज लेबर चार्ज आपको सेपरेट रखना है। जैसे जीएसटी आ गया, सब अभी पहले कैसे लेबर चार्जेस के लिए सर्विस टैक्स रहता था, वो एग्जाम्पशन में रहता, एग्जाम्पशन रहता था, बट लेबर चार्जेस अलग एंट्री होता था और वैट के लिए अलग एंट्री होता था। बट जैसे जीएसटी आ गए, जीएसटी आने के बाद सब लोग क्या करते हैं कि परचेज 12%, परचेज 18%, कुछ मटेरियल भी 12% का रहेगा, मटेरियल भी, लेबर चार्जेस भी 12% रहेगा। इसमें क्या दिक्कत होगा आपको, जैसे टीडीएस का जब आप कैलकुलेशंस करेंगे, जैसे लेबर चार्जेस, सेल्स परचेज लेबर चार्ज के ऊपर आपको टीडीएस कट करना बहुत जरूरी है। इसका बाइफर्केशन करने के लिए बहुत दिक्कत होती है जब आप टीडीएस कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका परचेज और परचेज लेबर चार्जेस सेपरेट एंट्री करके प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट करना बहुत जरूरी है। जो टीडीएस कट करना है वो आपको बेसिक के ऊपर कट करना है, नॉट ऑन जीएसटी। ये ध्यान में रखना है आपको टीडीएस कट करते टाइम। नेक्स्ट वी गो टू लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस इज अ चार्जेस फॉर जॉब वर्क। भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम लोग थोड़ा डेफिनेशन से ज़्यादा हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। जैसे आपको कुछ मटेरियल मशीनिंग करके देना है तो आप इन हाउस हो, उसके लिए सेपरेट मशीनरी कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे वो लोग, वो जो जॉब वर्क है वो बाहर आउटसोर्स करेंगे। वो जो जॉब वर्क है उसको फिनिशिंग करके, कुछ नहीं तो कुछ उसको मॉडिफिकेशन करके आपको वापस आ जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस ये जो रहता है इसको टीडीएस अप्लीकेबल होता है। जैसे आपने पेमेंट करेंगे उनको, पेमेंट करते टाइम में आपको टीडीएस डिडक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग, ये मेरा स्टडी है, जैसे अभी मेरा साथ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेरा क्लाइंट है, उसके लिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन है लास्ट 15 ईयर्स में, ये मेरा स्टडी है, ये किधर लिखा हुआ नहीं है, ये दिस इज टोटली माई नॉलेज। जैसे एक मेरा क्लाइंट है, उन्होंने एक 30 to 40 लाख का जो वीएमसी मशीन लेता है, तो उन्होंने जो बिजनेस 3 to 4 लाख रुपीज पर मंथ करता है, दे आर सर्वाइविंग, मीन्स दे आर पेइंग देयर ईएमआई, लाइट बिल, रेंट, वो सब प्रॉपर उन्होंने पे करता है। उससे थोड़ा भी उनका बिजनेस 2 लाख 1 लाख ऐसे कुछ बिजनेस हुआ, उनको ईएमआई और रेंट पे करने में दिक्कत होता है। उसके लिए दिस इज माई कैलकुलेशन, आपको जो भी वीएमसी मशीनरी हैविंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 to 40 लाख आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किया, उससे पहले आपको ये देखना है मेरा ऑर्डर 3 to 4 लाख पर मंथ मेरे को मिलने वाला है क्या। पहले आप मार्केट रिसर्च कर दीजिए। ऐसे ही कोई आपका फ्रेंड्स ने वीएमसी मशीन डाला बोल के आप जाके वीएमसी मशीन आपको नहीं डालना है। आपको ये मार्केट रिसर्च करना, मार्केट रिसर्च करके आपको प्रॉपर आपको ऑर्डर मिलने का चांसेस है, तो आप मशीनरी डाल दीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, आपका ग्रोथ हो जाएगा उसमें से। जैसे लेबर चार्जेस में टोटल सर्विस रहता है, उसके लिए उसका टर्नओवर जो पार्ट रहता है, अभी मेरा बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं सर मेरा टर्नओवर सिर्फ 1 करोड़ से, उनका 4 करोड़ 5 करोड़ उनका टर्नओवर होता है। हम लोग उनको ऐसे गाइड करते हैं, जैसे आपने लेबर चार्जेस का 1 करोड़ टर्नओवर, आपका जो विथ मटेरियल जो लोग बिजनेस करते हैं उसका 4 करोड़ टर्नओवर के लिए इक्वल रहता है, क्योंकि उसमें मटेरियल कंपोनेंट ज़्यादा रहते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क करता है, उसका ऑटोमेटिकली उनका टर्नओवर बढ़ जाता है। उसके लिए आपको भी इन आफ्टर 1 ईयर प्रोजेक्ट में जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन का बिजनेस कर सकते हैं, आपका टर्नओवर भी बढ़ जाता है। सपोज आपने अभी एक मशीनरी डाला है, तो आपने मशीन का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 1 साल के बाद आपको ये सोचना है आप प्रोजेक्ट वर्क कैसे काम कर सकते हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट वर्क लिया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन उसमें मिल सकते हैं, बट प्रोजेक्ट वर्क जब आप लेंगे उसमें एक दिक्कत है, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मटेरियल आपको खुद को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ कंपनी आपको 50% एडवांस देता है मटेरियल की,
कुछ कंपनी नहीं देता है, उस टाइम पे आपको लोन लेना पड़ेगा बैंक से। ऐसी दिक्कत, ये ऐसे चैलेंज आपको जब आप प्रोजेक्ट वर्क में जाएंगे आपको रहेगा। बट आपको मार्जिन जो पोर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट वर्क में मिलने का चांसेस है। जब आप प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करेंगे आपको ये देखना है जो आपका कस्टमर है वो बराबर है क्या नहीं। बहुत सारे लोगों का हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, जो कंपनी स्टार्ट करता है तो उनको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया रहते, उन्होंने क्या करते, प्रोजेक्ट वर्क में 10-20 लाख रुपए मटेरियल डाल के एक प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे वो डिलीवरी के लिए जाता है तो वो रिजेक्शन होता है। जैसे आप अभी जस्ट स्टार्ट कर दिया और उसी टाइम पे आपका मटेरियल रिजेक्ट भी हो गया, तो उस टाइम पे आपको सबसे बड़ा फटका बैठ सकते हैं। उसके लिए आपको ये देखना है जो आपको ऑर्डर दिया हुआ है वो जुनैन कस्टमर है और उनका रिजेक्शन पॉलिसी क्या है, आप उनको क्या कॉम्पिटेंट है, आप उसको प्रॉपर आप डिलीवरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर आपका एनालिटिकल स्किल होना चाहिए और मैनेजमेंट स्किल भी आपको बिजनेस करने के लिए कंपलसरी होना ही चाहिए। इसके लिए आपको जो भी फंड लगेगा, बहुत सारे बैंक्स आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे आप CGTMS स्कीम है, आपको विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी भी आपको पैसे मिल सकते हैं। वेजेस, जो वेजेस इज द पे टू कैजुअल लेबर्स। जैसे वेजेस है, जैसे आपका जो भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं कैजुअल डेली बेसिस, उनको हम लोग जो पेमेंट करते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। अकाउंटिंग टर्म इट इज वेजेस। वेजेस देते टाइम में आपको ये चेक करना है जो भी मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से अपना पेमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि डे टू डे लेबर लॉ इज गोइंग टू वेरी स्ट्रिक्ट। उसके लिए आपको ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको ESI भी प्रॉपर उनका कलेक्ट होना है क्या नहीं, आपको अप्लीकेबल जैसे होगा ऐसे ESI है, PF है, PTA, ये सब आपका अप्लीकेबल हुआ तो आप प्रॉपर उनसे कलेक्ट करके इन टाइम पे भरना बहुत ज़रूरी है। जो वेजेस होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैश में पे करता है, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपका जो वेजेस होता है वो सपोज 10,000 से ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी बाई चेक पे करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का अकाउंट नहीं रहते तो आप बोलेंगे उसको कैश देंगे, बट वन डे में आप सपोज 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट किया तो आपको उधर इनकम टैक्स में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान में रखना है आपको, जब भी आपको कैश पेमेंट होता है तो आप इसमें ध्यान रखें 10,000 से ज़्यादा हो तो कंपलसरी आपको चेक से ही पेमेंट करना है। सपोज आप कैश पेमेंट कर रहे तो उनका पेमेंट मोर देन 5,000 एंड बिलो 10,000 है, उसका कंपलसरी आपको रेवेन्यू स्टैम्प अटैच करके जो लेबर है उनका सिग्नेचर लेना जरूरी है। इसमें क्या होगा, सपोज आपका कल कुछ इनकम टैक्स नोटिस आया तो आपको पास प्रूफ रहते, मीन्स आप जो रिसीवर है उनका प्रॉपर रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर आप साइन लिया तो दैट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द वेजेस। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है आपका जो भी कैश पेमेंट लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, इफ इट इज मोर देन 5,000 एंड लेस देन 10,000 रुपीज, मीन्स 10,000 से ज़्यादा हुआ तो भी आपको स्टैम्प रखना ही है। तो वी आर एडवाइज इफ इट इज मोर देन 10,000 यू पे ओनली बाई अकाउंट पे चेक। बहुत सारे अकाउंटेंट लोग जैसे वेजेस रहते उनको जैसे पेमेंट हुआ डायरेक्टली उनका वेजेस अकाउंट को डेबिट होता है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपको मंथली HR डिपार्टमेंट से आपका टोटल वेजेस कितना है, सैलरी कितना है, वो सब आपको डिटेल लेना है। आपको मंथ टू मंथ सब प्रोविजन करें, नॉट ओनली वेजेस एंड सैलरी, जो भी मंथ का आपका एक्सपेंसेस रहते हैं, जो रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होता है, बाकी सब एक्सपेंसेस आपको प्रॉपर प्रोविजन करना है। तो प्रोविजन करके आपको पेमेंट करना है। प्रोविजन करने से क्या होगा, आपको रियल उस महीने का जितना प्रॉफिट है आप प्रॉपर आपका ओनर को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बड़े कंपनी में HR डिपार्टमेंट रहते तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो ऑफर लेटर आप एम्प्लॉय को देता है तो उधर कंपलसरी उनका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर लिखना बहुत जरूरी है। उनको ऑफर लेटर में उनका क्या रोल है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका क्या क्या काम उनका करना है, ये सब चीज़ें एरी डिटेल में रहना बहुत ज़रूरी है HR डिपार्टमेंट में। उसके साथ में अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किया ESI, PF, TDS जो भी अप्लीकेबल होता है आपको प्रॉपर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को इन टाइम में भरना बहुत ज़रूरी है। अभी 2021-22 से भी नया रूल हो गया, जैसे ESI, PF आपका सपोज इन टाइम पे आपने नहीं भरा तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा।
सपोज आप एम्प्लॉय का ESI PF आपने कलेक्ट किया बट गवर्नमेंट को आपने पे नहीं किया, बट आपने लेट पे किया, सपोज उसका ड्यू डेट रहता 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, आपने 16 तारीख को भी सपोज पे किया, आपका एम्प्लॉय का ESI PF है 1 लाख रुपए, तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। मीन्स आपने 30% स्लैब में रहे तो आपको 30% मीन्स 30,000 इनकम टैक्स यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। बिफोर फाइनेंस एक्ट 2021 उधर कुछ आर्गुमेंट कर सकता था, अभी बहुत सारी मेरा क्लाइंट का केस अभी ट्रिब्यूनल कमिश्नर अपील पर्यंत हम लोग फाइट कर रहे हैं अभी भी, बट अभी 21-22 फाइनेंस एक्ट जो क्लियरली उन्होंने बताया, आपने सपोज एम्प्लॉई ESI PF आपने लेट किया मीन्स 15 तारीख के आप 16 तारीख को भरा, तो आपका उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबके लिए ये एडवाइस है, जो भी अपने एम्प्लॉई का ESI PF, आपके सपोज फंड का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयर का आप बाद में भर दीजिए बट एम्प्लॉय को तो इन टाइम भर दीजिए। एम्प्लॉयर का बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप भर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। बहुत सारे लोग इसको अभी भी नेग्लेक्ट करता है क्योंकि वो पहले से आदत आया हुआ है। आपको सबके लिए सजेशन है, ESI PF यू शुड पे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द कंसर्न एक्ट। कंसर्न एक्ट मीन्स PF ESI एक्ट में जो भी 21 और 15 का जो डेट है ड्यू डेट, उसके अंदर पे होना बहुत जरूरी है। अंजलि मैडम, ओवर टू यू। सर आगे रीड करना है क्या? अभी 5 मिनट्स है। कैन वी गो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन इफ एनीवन हैव? क्योंकि अभी 5 मिनट्स में पूरा डिप्रिसिएशन का नहीं होगा। हाँ एग्जैक्ट। Yes. If you have anyone question related to share trading and a balance sheet, you can raise your hand and ask the question. You can raise the question, otherwise you type in question answer, we'll answer your queries. We have another 4 minutes, otherwise we'll conclude the session, today's session, and we will meet next Thursday. And those who are joined today new, this is a totally knowledge sharing session. We are started from last 3 weeks. This is our 4th week. We are decided to read our books, Know Your Balance Sheet. I am the author of book Know Your Balance Sheet. बहुत सारे लोगों को ऐसे रिक्वायरमेंट था कि बुक एक तो मराठी में आप सर इसको कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो उसको हिंदी में लिखिए, बट लिमिटेशंस अपने को भी है तो उसको कन्वर्ट करना। उसके लिए व्हाट वी डिसाइडेड, वी स्टार्टेड रीडिंग बुक इन हिंदी, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, अकाउंटेंट एंड बिजनेसमैन के लिए इसका कितना फ़ायदा उनको रीच हुआ तो अपने लिए बहुत अच्छा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कि जो भी बुक आप पढ़ेंगे उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आज आपने सुन के फिर उसके बाद आपने भूल गया तो ये आपका सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको ये जो भी बुक्स में आप रीड करेंगे, जो भी आप सुनेंगे, यू हैव टू इम्प्लीमेंट एवरी डे, तो आपको इससे बहुत सारे फर्क पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप स्प्रेड कर दीजिए, आपका जो भी फ्रेंड्स है, आपका कलीग्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बुक है। ये बुक का बहुत सारे लोग फीडबैक भी दिया, दिस इज हेल्प लाइक ए गीता टू द बिजनेसमैन। ये गीता एक गीता जैसे ये बुक बिजनेसमैन के लिए हेल्प होने वाला है। ये बहुत प्रैक्टिकल बुक है, आपको किधर गूगल में नहीं मिलने वाला है, आप किधर सर्च किया तो भी ये पॉइंट्स आपको नहीं मिलने वाला है। इसके साथ में जो सेशन अटेंड करते हैं उनके लिए क्या फ़ायदा होगा, इसके साथ में हमने बुक्स के साथ में मैंने बहुत सारे मेरा और एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मैं इसमें शेयर करता हूँ। उसके लिए जो अटेंड होता है उनके लिए भी सेशन का बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा बुक्स के बारे में। जैसे आपने बुक लेके पढ़ा तो इतना क्लैरिटी नहीं होगा, बट जैसे सेशन में आप आ गए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। इसका सिर्फ आप जब पढ़ते टाइम में आपके सामने हार्ड कॉपी बुक्स है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके लिए आपको किसी को बुक्स लेना है, अपना ग्रुप्स में मैं लिंक भी शेयर किया हुआ है, अपने बुक्स पर परचेज करके आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और जैसे सेशन होते हैं आप सामने रख के इसको रेफ़र किया तो ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग आपके लिए हो जाएगा। उसके लिए
आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज स्प्रेड कर दीजिए. इट इज़ टोटली no any fees, nothing, and we are only main motive of this session is to help the people. Nothing we are expected from this session. Thanks to Kote sir, he is also sharing the share trading knowledge. It's very important. जिसको ये शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज है उनके लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा. जो लोग नया लोग हैं आप सीख लीजिए, इसका भी बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा. थैंक यू अंजलि मैडम, शी हेल्प टू मी इन बुक एडिटिंग ऑल्सो. लास्ट लॉकडाउन में हम लोग जब बुक लिखा 3-4 महीने में, तो अंजलि मैडम का भी इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है. शी इज हेल्प मी लॉट इन बुक एडिटिंग एंड शी इज ऑल्सो हेल्पिंग फॉर रीडिंग इन इंग्लिश. Because once we read English and then it is converted in Hindi, that is more effective learning. So we are decided to both English as well as in Hindi. Thanks to Anjali madam also. Thanks to all of you given your valuable time and you spread the message and join more and more people and help your friends, your colleagues. इससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है. जितना आपने आज की इसमें लर्निंग किया उतना आपका सक्सेस मिलता है. अभी एक मैंने स्टडी एक रिसर्च के बारे में किधर तो मैंने पढ़ा हुआ है. आज की सिचुएशन में जो 100 लोगों में 100 जो स्टूडेंट्स है 100 लोगों में सिर्फ जो रेगुलर लर्निंग करने वाला है वो 5% लोग हैं. बाकी 95% लोग एक बार पढ़ाई हो गया, उनका करियर का स्टडी जो भी होने वाला हो गया, उसके बाद पढ़ाई नहीं करते. बट आपको बिजनेस में सक्सेस होना है, आपको करियर में सक्सेस होना है, आपको नया नया स्किल सीखना, नया नया अपडेट सीखना, नया नया बुक पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में. बट बहुत सारे लोग नहीं करते. ओनली 5% में स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ 2% ही लोग हैं जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. जो सीखता है वो इम्प्लीमेंटेशन करता है. उसी लिए जो सक्सेस रेशियो है उसी हिसाब से 100 में 2% लोग सक्सेस होता है. रीज़न यही है. बहुत सारे लोग एक तो पढ़ता नहीं है. आजकल लोग पढ़ने का ये कम हुआ है. जैसे एक बार पढ़ लिया तो अभी कॉलेज के टाइम में बहुत पढ़ा मैंने, इसका भी जो पढ़ने का कुछ ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ रॉन्ग एक्चुअली. हम लोग सीए करते टाइम हम लोग 18 आवर्स हम स्टडी किया. स्टिल एवरी डे वी आर रीडिंग 2 आवर्स बिकॉज अपडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप सीख लेंगे वो जो पहले कैसे आप एक एक्ट पढ़ा, एक कुछ भी आपने पढ़ा तो वो चेंजेस एक साल में हो जाता था. बट आप कल जो चेंज होगा नया आया वो आज भी चेंज हो सकती है. इतना फास्ट आपका अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इतना फास्ट चेंजेस हुआ है अपना प्रोफेशन में भी. हम लोग एवरी डे वी आर रीडिंग 2 आवर्स एवरी डे. इफ़ यू वांट टू बिकम ए सक्सेस, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका फील्ड में कोई आप इंजीनियर रहे, आपको कौन सा भी फील्ड रहने दीजिए, आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है. उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंस इज योर हार्ट ऑफ द बिजनेस. सो दैट फाइनेंस के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज. बहुत सारे लोग क्या करते कि मेरे तो कुछ काम नहीं है, मेरा जो भी है वो सीए देखेंगे, मेरा अकाउंटेंट देखेंगे. दैट इज एक्चुअली रॉन्ग. इफ़ यू आर डूइंग योर बिजनेस, इट इज़ योर बिजनेस, यू शुड अंडरस्टैंड द फाइनेंस. आपका बिजनेस का क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, क्या लॉस हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो कंप्लायंस क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझ के बिजनेस करना आज की इसमें आपको सक्सेस होने के लिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप गाड़ी चला रहे तो ट्रैफिक रूल आपको ही पता होना बहुत जरूरी है. जो पीछे बैठे हैं उनके लिए कुछ संबंध नहीं है. उसके लिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते टाइम पे मेरे को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए. पहले कैसे चलता था, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप कैसे भी बिजनेस करो. बट आज की सिचुएशन में ऐसे नहीं चलेगा. आपको कौन सा भी बिजनेस करना है तो उसका बारे में आपको कंप्लायंस पार्ट क्या रहते हैं, आपको डेली क्या करना चाहिए, मंथली क्या करना, वीकली क्या करना, ईयरली क्या करना, ये सब चीज़ें आपको समझ के बिजनेस करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड्स में बिजनेसमैन रहा तो बिजनेसमैन आपका कलीग को शेयर कर दीजिए, स्टूडेंट रहे तो स्टूडेंट के लिए शेयर कर दीजिए, आप अकाउंटेंट रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेंट को ये फ़ायदा होना चाहिए. हम लोग ऐसे भी रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर रहे हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ दे आर कम टू द लाइव सेशन, ज़्यादा से ज़्यादा उनका कुछ क्वेरीज है वो भी हम लोग लाइव सॉल्व कर सकते हैं. Thank you for joining everyone. Thanks to all again, once again, thanks to Kote sir, Anjali madam, and thanks to all participants. We will meet in our next session. Thank you very much. Thank you very much, sir, for the opportunity. Bye. Bye.